ये आपके आज के जनसत्ता का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। सच्ची आज़ादी उसके भाग्य में नहीं जो अपनी रक्षा खुशामद और सेवा से करता है। अपने आप को गवाकर ही सच्ची स्वतंत्रता नसीब होती है, ये सरदार पूर्ण सिंह ने कहा है। मैं आप लोगों से कहता हूं ना कि अगर आप लोग इस तरह के किसी टॉपिक पर निबंध लिख रहे हैं तो निबंध की शुरुआत आप लोग इस तरह की कोट से कर सकते हैं या बीच में उल्लेख कर सकते हैं। अमेरिका का प्रकृति विरोधी कदम। और अमेरिका, आप देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के नए राष्ट्रपति हैं और देखना वो इस तरह के फैसले लेते रहते हैं कि वो हमेशा चर्चा में बने रहेंगे, आने वाले सालों में चर्चा में बने रहेंगे। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां मानव के लिए शुभ संकेत नहीं है। तमाम प्रयासों के बावजूद 2024 अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है। इतना ही नहीं, यह पहला वर्ष होगा जब दुनिया का औसत तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हुआ है। इस तरह वर्ष 2024 तक के सबसे गर्म वर्ष के रूप में दर्ज हुआ है। यूरोपीय जलवायु एजेंसी कोपरनिकस ने नए वर्ष के पहले ही हफ्ते में इस बात की पुष्टि भी कर दी है। यह बहुत चिंताजनक स्थिति है। वर्ष 1850 से वैश्विक तापमान के माप की शुरुआत हुई है और तब से संगीत आंकड़ों को देखने और तुलनात्मक अध्ययन के बाद इस दिशा में सक्रिय एजेंसियां इस निष्कर्ष पर पहुंची हैं कि 1850 के बाद से अब तक का सबसे गर्म वर्ष 2024 रहा है, साल 2024 रहा है। बीते वर्ष के महीनों पर निगाह डालें तो चिंता और बढ़ती है। वर्ष 2024 में जनवरी से जून तक का हर महीना अब तक का सबसे गर्म महीना रहा। वहीं जुलाई से सितंबर तक सिवाय अगस्त के हर महीना 2023 के बाद रिकॉर्ड स्तर पर दूसरा सबसे गर्म महीना रहा है। कॉपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा के अनुसार पिछले वर्ष यूरोप में सूखा, जंगल में आग, बाढ़ और रिकॉर्ड गर्मी का कारण भी सामना करना पड़ा। हालांकि अमेरिका का लॉस एंजल्स अभी भी आग के कारण बहुत बुरी स्थिति में है, लेकिन विडंबना देखिए कि इस मुहिम का अहम सदस्य अमेरिका ही अब उससे अलग हो गया है। वहां नए राष्ट्रपति के रूप में आप देखिए शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस समझौते से अपने देश के बाहर होने की औपचारिक घोषणा कर दी। और पेरिस समझौता जलवायु संकट पर काबू पाने के लिए महत्वपूर्ण वैश्विक संधि है। इतना ही नहीं, उन्होंने आदेश पर हस्ताक्षर करने से पहले अपने समर्थकों को कारण बताते हुए इसे अनुचित और एक तरफा बताया। यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ऐसा किया हो। अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी वह ऐसा कर चुके। हालांकि तब अमेरिका 4 महीने बाहर रह पाया था क्योंकि बाइडन की सत्ता में आते ही फिर समझौते में शामिल हो गया था। इस कारण तब इस मुहिम पर कम प्रभाव पड़ा था। यह भले ही ट्रंप की चालाकी हो, लेकिन वैश्विक स्तर पर इसका अर्थ यह हुआ कि अमेरिका को अब अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर वास्तविक आंकड़े जारी करने की आवश्यकता नहीं है। यह जलवायु परिवर्तन संबंधी वास्तविकताओं और आंकड़ों को जुटाने के लिहाज से घातक होगा और साथ ही इस दिशा में वैश्विक स्तर पर उठाए जा रहे कदमों की पारदर्शिता में भी कमी तय है। निश्चित रूप से यह निर्धारित या फिर आप देखिए सुनिश्चित करना भी कठिन हो जाएगा कि दुनिया समग्र रूप से ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कमी के मामले में किस तरह और कितना आगे बढ़ रही है। ट्रंप का यह कदम जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में बड़ी बाधा है। अमेरिका के समझौते से हटने के ये भी मायने हैं कि इससे आर्थिक रूप से कमजोर देशों की स्थिति और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अब इस तरह के टॉपिक पर कहीं आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो इसकी समस्याओं में आप लोग बता सकते हैं कि भैया डोनाल्ड ट्रंप भी बाहर हो गए इससे, और आप देखते हैं कि इसकी जो चुनौतियां बनी हुई हैं उसमें, और इसका बाहर अमेरिका के बाहर होने का क्या प्रभाव हो सकता है, नुकसान हो सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। पेरिस समझौते से अलग होने का अमेरिका का कदम जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रयासरत सभी देशों और इसके विनाशकारी प्रभाव से आप देखते हैं कि जूझ रहे लोगों के लिए एक चुनौती से कम नहीं है। इसे बेहद दुखद और प्रकृति विरोधी कदम कहा जाएगा। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मामले में देश चीन दुनिया में दूसरे स्थान पर है। अमेरिका के हटने के बाद अंतर को पाटने के लिए अब सबकी निगाहें चीन और दूसरे यूरोपीय संघ पर हैं। और आप देखिए वर्ष 2025 में होने वाले COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन ब्राजील के अमेजन शहर में होगा और इसके लिए आंद्रो कोरिया डो लागो को प्रमुख बनाया गया है। और आप देखेंगे उन्होंने इस बारे में न केवल चिंता जताई बल्कि यह भी कहा कि वे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पेरिस समझौते से अमेरिका को वापस लेने की
लेने के फैसले का विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन इतना तो तय है कि वार्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह भी है कि अब विश्व के ग्रीन हाउस गैसों के सबसे बड़े ऐतिहासिक उत्सर्जक देश ने एक दशक में दूसरी बार जलवायु परिवर्तन से लड़ने के वैश्विक प्रयासों से ही बाहर कर दिया है। इतना तो समझ आने लगा है कि अमेरिका के इस कदम से COP30 सम्मेलन हाल के वर्षों से सबसे कठिन सम्मेलनों में से एक होगा। अब विश्व के सामने बड़ी ऊहापोह वाली स्थिति है। सच्चाई यह है कि 2016 से 2019 और 2000 से 2003 के बीच झुलसाती हवाओं से काफ़ी लोगों की मौत हुई है। वहीं दूसरी ओर आप देखिए शीतलहर से मरने वालों की संख्या घटी है और साफ समझ आता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है। लेकिन यह भी सच्चाई सामने है कि पहले जैसी सर्दियों का असर घट रहा है। कोई कुछ भी कहे, जलवायु परिवर्तन का असर प्रकृति का पर साफ झलकता है। और जलवायु परिवर्तन से जुड़े लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 2030 तक प्रति वर्ष $387 अरब का तक खर्च करने की आवश्यकता होगी। वर्ष 2050 तक यह राशि काफ़ी अधिक हो जाएगी। इतनी रकम जुटाना असंभव लगता है क्योंकि जलवायु परिवर्तन से जुड़े देशों का 2022 में योगदान महज $115.9 अरब था। ये योगदान आप लोग बता सकते हैं। समस्याओं में ये आप सब बता सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में जलवायु परिवर्तन से निपटने की वैश्विक पहलों को तगड़ा झटका लगने वाला है। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि हिंद प्रशांत के अन्य देशों को ही ऐसी पहल करनी होगी ताकि अमेरिका के बगैर इस मुद्दे पर परस्पर सहयोग बढ़ाए और मुहिम जारी रहे। ट्रंप के जीते ही क्रिस राइट ने कहा था कि बहुत महंगी हरित ऊर्जा से उनका देश पीछे हटेगा और ज्यादा उत्सर्जन वाले ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा देगा। अमेरिका के रवैये से ताकत के बदलते संतुलन को लेकर अनिश्चितताएं बढ़ी हैं। ऐसे में हिंद प्रशांत क्षेत्र के अहम देश जैसे भारत, जापान और दक्षिण कोरिया को इस दिशा में और सक्रिय होना होगा। ये आप देखिए बदलती परिस्थितियों में यही मिलकर न्यायोचित हरित परिवर्तन ला सकने में सक्षम होंगे। निश्चित रूप से यही देश सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जैविक ईंधन और पनबिजली के जरिए अक्षय ऊर्जा के उत्पादन के प्रयासों में खासी वृद्धि ला सकते हैं। और इसके साथ ही स्टील, लोहा और सीमेंट उद्योग जैसी चुनौती भरे उद्योगों की समस्याओं की दूर करने के साथ उनमें ग्रीन हाइड्रोजन जैसे नए वैकल्पिक ईंधन का इस्तेमाल कर इन उद्योगों को और हरित बनाने में कारगर पहल कर सकते हैं। हो सकता है कि ट्रंप के पेरिस समझौते से अलग होने का निर्णय दूसरे देशों के लिए अवसर बने। और कुछ भी हो, अमेरिकी राष्ट्रपति को नहीं भूलना चाहिए कि इसी प्रकृति ने से उनका और अमेरिका का भी अस्तित्व है। फिलहाल सिवाय अमेरिका और उसके चंद समर्थक देशों को छोड़ एकजुट तमाम देश जलवायु परिवर्तन के लिए काफ़ी कुछ बदलने की तैयारी में है। COP30 अब तक हुए सम्मेलनों से बेहद अलग और खास होगा और दुनिया को इससे नया संदेश और नई राय मिलना तय है। अब देखिए हम लोग इसीलिए तो रह जाते हैं पीछे कि हम लोग कोई तय करते हैं टारगेट के इतना हम ये कर लेंगे, लेकिन फिर दुनिया में आप देखते हैं कि सभी देश मानते क्या है। अमेरिका कहाँ मान रहा है, देख रहे हैं। समय रहते संवाद। तो किसी भी वस्तु, भावना या रिश्ते को तभी मूल्यवान माना जा सकता है जब वह सही समय पर मिले और सही रूप में स्वीकार किया जाए। अगर समय पर किसी चीज़ की कदर नहीं की जाती तो धीरे धीरे वह अपने मूल्य को खो देती है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जो हमें आज प्रिय है वह भविष्य में उतना ही महत्वहीन हो जा सकता है अगर हमने उसे समय पर समझा और संजोया नहीं। यह सच है कि अगर हम मिठास चखने के बाद लंबे समय तक पानी ना पिए तो मिठास फीकी पड़ जाती है और धीरे धीरे हमारी प्यास भी मर जाती है। ठीक वैसे ही अगर हम अपने रिश्तों में भावनाओं को समय पर अभिव्यक्त नहीं करते तो न केवल वे भावनाएं निस्तेज हो जाती हैं बल्कि उस रिश्ते की ऊष्मा भी ठंडी पड़ जाती है। और रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है कि हम उन्हें समय पर समझें और उसमें मौजूद भावनाओं की सही रूप में कद्र करें। और जब हम अपने किसी प्रियजन से गिले शिकवे करते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि हम उस रिश्ते से अब भी उम्मीद रखते हैं। लेकिन जब शिकायतें खत्म हो जाएं तो इसका अर्थ यह है कि अब दिल मौन हो चुका है और इस मौन को तोड़ना आसान नहीं होता है। कई बार हम किसी अपने से बार बार अपनी भावनाएं साझा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हमारी बातों को समझने की कोशिश नहीं होती है तो हम धीरे धीरे खामोश हो जाते हैं। यह खामोशी केवल शब्दों का अभाव नहीं होती है बल्कि यह एक गहरे दर्द और अस्वीकारता की पिती ध्वनि होती है। अगर हम अपने जीवन के उन पलों को देखें जब हमारी भावनाओं की कद्र नहीं की गई तो हमें एहसास होगा कि कोई व्यक्ति हमें कितना प्रिय था, मगर जब वही व्यक्ति हमारी अहमियत को तब समझे जब हम उससे भावनात्मक रूप से दूर हो चुके हैं
तो ना हमें खुशी होती है और ना ही हमें कोई संतोष का एहसास होता है। इसलिए सही समय पर भावनाओं को व्यक्त करना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। रिश्तों में संवाद का खास महत्व होता है। जब तक संवाद होता है तब तक रिश्ते में जीवन रहता है, मगर जब संवाद खत्म हो जाता है तो वह रिश्ता धीरे धीरे मृत प्राय हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि रूठी हुई खामोशी से बोलती हुई शिकायतें अच्छी होती हैं। सम्मान और समझदारी किसी भी रिश्ते में सबसे जरूरी होती है। अगर हम अपने करीबी लोगों की भावनाओं को नज़रअंदाज करते हैं तो धीरे धीरे वे हमसे दूर होने लगते हैं। हम यह सोचते हैं कि वे हमेशा हमारे पास रहेंगे, लेकिन यह भ्रम अधिक समय तक नहीं टिकता है। कई बार लोग अपने रिश्तों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे भूल जाते हैं कि इसका हासिल क्या होगा। और आप देखेंगे रिश्तों को समय देना ही उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उनके लिए प्रयास करना। कई रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि उनमें समय रहते आपसी समझदारी और सम्मान की भावना खो जाती है। खामोशी केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं होती है, बल्कि यह एक गहरी पीड़ा को भी दर्शाती है। जब कोई व्यक्ति बार बार अपनी बात कहकर थक जाता है और जवाब में केवल उपेक्षा पाता है तो वह आखिरकार चुप हो जाता है, और इस चुप्पी के पीछे अस्वीकारता और भावनात्मक थकान हो सकती है। अगर किसी अपने या करीबी से शिकायत बंद हो गई तो इसका अर्थ यह नहीं है कि समस्या समाप्त हो गई है, बल्कि यह संकेत है कि अब वह व्यक्ति उस रिश्ते में अपनी ऊर्जा नहीं लगाना चाहता है। इसलिए अगर कोई हमसे शिकायत कर रहा है तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि यह समझने की जरूरत है कि शिकायत करने वाला व्यक्ति अब भी रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहा है। कई लोग यह सोचते हैं कि वे किसी भी समय अपने परिजन से माफी मांग सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं या फिर उन्हें अहमियत दे सकते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। जब तक समय सही होता है तब तक भावनाएं सार्थक होती हैं। एक बार जब समय निकल जाता है तो हम चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, उस व्यक्ति के लिए हमारी भावनाओं का कोई महत्व तो नहीं रह जाता है। इसलिए अगर हम अपने की अहमियत का एहसास हो रहा है तो देर नहीं करना चाहिए। अपनी भावनाओं को व्यक्त करके और उस रिश्ते को फिर से मजबूत बनाने का प्रयास करने की जरूरत है। रिश्तों में खामोशी एक तरह की दीवार बन जाती है जो धीरे धीरे आप देखिए दोनों व्यक्तियों की भी दूरी बढ़ा देती है, और जब तक आप देखें संवाद बना रहता है तब तक रिश्ते में जान होती है। लेकिन जब यह मौन स्थायी रूप से घर कर जाता है तो उसे तोड़ना लगभग असंभव हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने दिल की बात कहे तो उसे गंभीरता से सुना जाए और उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। यह न केवल उस व्यक्ति को राहत देता है बल्कि रिश्ते को भी मजबूत बनाता है। रिश्ते वही टिकते हैं जहां आपसी सम्मान, समझदारी और समय पर भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। जब तक हम किसी की शिकायतों को सुनते हैं तब तक हमें यह समझना चाहिए कि वे अब भी उम्मीद रखे रहें, मगर जब शिकायतें भी खत्म हो जाएं तो यह संकेत होता है कि व्यक्ति का अंतस मौन हो चुका है। उस मौन को तोड़ना कई बार असंभव हो जाता है। इसलिए अगर कोई हमसे शिकायत कर रहा है तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब मन में खामोशी घर बना लेती है तब ना तो कोई सवाल बचता है और ना ही कोई जवाब। समय रहते अपने रिश्तों को सजो लेने की जरूरत है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। आप लोग क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आप लोग जरूर बताया करिएगा अपनी राय। असुरक्षा का घेरा। एवेटन में भारत के विदेश मंत्री के काफिले को खालिस्तानी अलगाववादियों ने जिस तरह निशाना बनाया, उससे साफ है कि वहां की सरकार अपने मेहमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मामले में नाकाम हुई है। भारत की ओर से कनाडा और ब्रिटेन सहित कुछ अन्य देशों में खालिस्तानी अलगाववादी संगठनों के उभार और उन्हें मिलने वाले समर्थन को लेकर आए दिन चिंता जताई जाती रही है। अफसोस की बात यह है कि इस तरह की चिंता की आमतौर पर अनदेखी की जाती है। कई प्रत्यक्ष घटनाओं के बावजूद उन पर गंभीर कदम उठाने की मांग को दरकिनार कर दिया जाता है। यही वजह है कि शुरुआत में छोटे स्तर पर अपनी गतिविधियां संचालित करने वाले उग्रवादी तत्वों को अपने पांव पसारने का मौका मिलता है और वे मौका मिलते ही किसी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। भारतीय विदेश मंत्री वहां से सुरक्षित निकल गए, वरना जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं उसमें सुरक्षा घेरे को तोड़कर काफी करीब पहुंच चुके लोगों के कुछ अप्रत्याशित करने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। याद रहे कि यूक्रेन रूस युद्ध और यूरोप में चल रही अशांति के बीच ब्रिटेन बहुत पहुंच भारत के विदेश मंत्री जब एक बैठक में शामिल होकर चैथम हाउस से बाहर निकल रहे थे तब कुछ खालिस्तानी उग्रवादियों ने उनके सामने नारेबाजी की, बल्कि वहां जो सुरक्षा घेरा था उसे भी तोड़कर एक व्यक्ति विदेश मंत्री की कार के सामने आ गया। आखिर इतने अहम मौके और भारत के विदेश मंत्री को वहां से सुरक्षित निकलने में इस स्तर की बाधा आने के लिए किसकी जवाबदेही है? अगर कोई अप्रत्याशित घटना होती तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? साफ है कि उच्च स्तर पर सुरक्षा में चूक और लापरवाही का मामला है। इस घटना का जो ब्यौरा सामने आया उसमें उससे समूचे प्रकरण में लंदन पुलिस की नाकामी ही उजागर हो रही है। सवाल है कि ब्रिटेन में लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के नाम पर किसी
तरह की गतिविधि को किस हद तक छूट दी जाए। अगर ब्रिटेन की सरकार इस तरह की हालात और आशंकाओं को नज़रअंदाज करती है तो इसके नतीजों का अंदाजा लगाया जा सकता है। यह छिपा नहीं कि ब्रिटेन या फिर कनाडा जैसे कुछ देशों में खालिस्तान समर्थक अलगाववादी कैसी गतिविधियां चलाते हैं, वहां उन्हें किस स्तर पर संरक्षण मिलता है, और इस मसले पर भारत की ओर से अक्सर आपत्ति जताई जाती रही है और ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की जाती है। मगर यह अफसोसजनक है कि लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर खालिस्तान अलगाववादियों को फलने फूलने की परोक्ष इजाज़त दी जाती है। छोटे स्तर पर की जाने वाली हरकतों को नज़रअंदाज किए जाने का ही नतीजा है। अब वे बड़े स्तर पर गतिविधियों को अंजाम देने लगे हैं। करीब 2 वर्ष पहले खालिस्तान समर्थकों ने ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्चायोग परिसर में घुसकर तिरंगा निकाल दिया था। उस समय भी भारत ने ब्रिटेन की सरकार से खालिस्तान समर्थकों की गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाने को कहा था। कुछ महीने पहले ब्रिटिश गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट की खबर सामने आई जिसमें खालिस्तानी आंदोलन को उग्रवाद का नया रूप और देश के लिए प्रमुख खतरा बताया गया था। तथ्यगत रूप से इसकी जानकारी होने के बावजूद ब्रिटेन की सरकार भारत के सामने चुनौती रखने वाली किसी समूह को किन कारणों से रियायत दे रही है। और कनाडा हो, ब्रिटेन हो, यहाँ आप देखते हैं कि इस तरह के लोगों को बढ़ावा मिला हुआ है। सरकार भी काफ़ी संरक्षण देती रहती है। सपनों की फिरौती, घर खरीदना आज भी आम आदमी के लिए सपना है। कम ही लोग बैंक से कर्ज लेकर छोटा सा घर खरीदने की हिम्मत जुटा पाते हैं। यहाँ तक कि शुरुआती एकमुश्त छोटी राशि देने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं होता है। इसी का फायदा जमीन जायदाद के कारोबारी उठाते हैं। घर खरीदने के लिए लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई का निवेश करते हैं, लेकिन जब समय आता है तो भवन निर्माण, बैंकों का गठजोड़ उनके सारे सपने तोड़ देता है। ऐसे ही मामलों में शीर्ष न्यायालय का बड़ा कड़ा रुख सामने आया है। दरअसल लोग किस तरह घर तो खरीद लेते हैं, लेकिन कई बार आप देखिए उनके अधूरे निर्माण के कारण तो कभी बैंक की मनमानी की वजह से कब्जा नहीं मिल पाता है। दरअसल भवन निर्माताओं बैंकों के बीच साठगांठ का आलम यह है कि आम आदमी उनके जाल में फंस जाता है और उनके सपनों की फिरौती वसूलते हैं। कब्जा देने में देरी पर घर खरीदारों की एक याचिका पर शीर्ष अदालत को यह कहना पड़ा कि भवन निर्माताओं और बैंकों के बीच गठजोड़ की जांच के लिए विशेष जांच कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। सर्वोच्च अदालत की बात हो रही, सुप्रीम कोर्ट की संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। घर खरीदने के इच्छुक लोगों को ज़्यादातर कारोबारी कर दिलाने का प्रलोभन देते हैं। दूसरी ओर बैंक हर किस्त के तत्काल भुगतान का दबाव डालता है और बेहताशा महंगाई और बेरोजगारी की मार से दबा गरीब इतना पैसा नहीं जोड़ पाता कि वह एक कमरे का भी घर खरीद सके। एक तरफ घरों के किराए मनमाने तरीके से बढ़े हैं तो दूसरी ओर जमीन जायदाद की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे में स्थिर या फिर कम आमदनी और महंगाई के कारण कामकाजी परिवारों की इतनी बचत नहीं है कि वे घर का सपना भी देख सकें। यह स्थिति समूचे देश में है, खासतौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रोजी रोटी के लिए आए लाखों परिवार के किराए के घरों में किस तरह जीवन बसर कर रहे हैं। ऐसे मामलों में सीबीआई को मामला दर्ज करने के लिए इशारा कर शीर्ष अदालत ने जता दिया कि वह इस मामले में गंभीर है। और देखिए, अगर हम लोग सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो बता सकते हैं आप लोग। धन्यवाद।